प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 11वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 7वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 5 से 7 तक हल करेंगे और इसके अलावा इस प्रश्नावली से पहले जो दो उदाहरण दिए हुए हैं उन दोनों उदाहरणों को हम हल करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप बड़े ध्यान से समझें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5वां क्वेश्चन है ये कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो यहाँ मैं आपको इस चित्र के माध्यम से जो है इसकी स्टेटमेंट समझाता हूं कि दोपहर को 12 बजे जो तापमान था वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यानी ये जो तापमान है ये दोपहर 12 बजे का तापमान है। उसके बाद हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी 12 बजे तो 1 बजे कितना हो जाए, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, यानी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर आगे 2 बजे यानी 1 घंटे बाद में यानी 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इस तरह से हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तो ये पूछता है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ये 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी -8 डिग्री सेल्सियस जो है ये वाला तापमान आपने बताना है कि किस समय होगा। तो अब इसको वैसे तो हम चित्र से भी ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चन का हल, कि जैसे यहां तक 1 घंटा हो गया, फिर यहां तक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे और 9 घंटे। तो रात को 9 बजे जो है यानी यहां से 9 घंटे में तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद 9 घंटे क्या होता है? रात के 9 बजे। रात के 9 बजे ये -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। लेकिन हमें इसको पूर्णांक के तरीके से करना है। तो पूर्णांक के तरीके से कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो जो दे रखा वो लिख देते हैं हम कि दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे का तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। और जो अंतिम तापमान है वह -8 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान में कुल परिवर्तन, तापमान में कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन में होता है कि अंतिम तापमान माइनस शुरू का तापमान, यानी -8 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो ये आ जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान परिवर्तन की दर, तापमान परिवर्तन की दर, कि किस दर से तापमान परिवर्तित हो रहा है? ये 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ठीक। अब तापमान परिवर्तन में लगा समय, तापमान परिवर्तन में लगा समय, समय कितना लगा भाई? समय अगर निकालना तो कुल परिवर्तन बटे परिवर्तन की दर, कि कुल परिवर्तन भाग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। ठीक। अब देखिए कि कुल परिवर्तन कितना है, -18 डिग्री सेल्सियस, और परिवर्तन की दर -2 डिग्री सेल्सियस। तो -18 डिग्री सेल्सियस को
-2 डिग्री सेल्सियस से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट प्लस में आएगा। 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तो समय जो है 9 घंटे लगेगा। ठीक, तो समय 9 घंटे लगेगा। तो पूछता किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, तो इसलिए हम कहेंगे रात 9 बजे, क्योंकि 12 के बाद 9 घंटे, रात के 9 बजते हैं। रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक, अब अगले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात का मतलब 12 घंटे के बाद। तो 12 घंटे में तापमान कितना परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां देखिए हम लिखेंगे कि आधी रात तक यानी 12 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना होगा कि 12 घंटे अगर 1 घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया तो 12 दूनी 24, -24 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो अब रात 12 बजे का तापमान यानी आधी रात का तापमान क्या होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस तो शुरू में था और इसमें -24 डिग्री सेल्सियस हम जोड़ देंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, अगर दो अलग अलग निशाना ब्रैकेट के बाहर अंदर तो माइनस का लगेगा, और 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आधी रात का तापमान है -14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आगे छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न का हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट में राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। दूसरे पार्ट में पूछता है कि मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब देखिए कि इस सवाल को लिखने से पहले जो हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि सारी स्थिति क्या है और हम इसका आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। कि देखिए कि अगर एक क्वेश्चन ठीक है, ठीक वाले के मिलते हैं आपको +3 अंक, और अगर कोई गलत कर देते हैं तो उसके मिलते हैं -2 अंक, और अगर आप उसको किसी भी तरह से कोई टच नहीं करते तो उसके मिलते हैं 0 अंक। ठीक, तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका के टोटल है 20, यानी गलत और सही दोनों मिलाकर के, और 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। अगर 12 उत्तर इसके सही पाए जाते हैं तो 12 3 36 तो इन्हीं के हो गए। ठीक, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो देखो कि गलत कितने दिए हमें पता नहीं है, तो गलत के प्रश्न पता नहीं है, तो हमें ये भी पता नहीं है भाई उसके गलत के कितने अंक आए, लेकिन ये पता है कि सही और गलत दोनों मिलाकर के कितने आए, 20 अंक आए। तो गलत के जो अंक हैं वो कितने होंगे, टोटल में से सही वालों के घटा देंगे, गलत प्रश्नों के अंक आ जाएंगे हमारे पास। तो हम यहां पर लिखेंगे कि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए
या सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक +3। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक है -2। अब 12 सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, 12 सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक कितने होंगे? 12 तिये 36। इसको करके दिखा दो, 12 गुणा में 3 36। ठीक है। अब गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, कुल अंक में से क्या घटाएंगे? कुल में से सही वाला घटा दो, गलत वाला अपने आप आ जाएगा। सही उत्तरों के प्राप्तांक यही होता है कि सही और गलत मिलाकर के कुल होता है। तो गलत के लिए हम कुल में से सही वाला घटा देंगे, तो कुल अंक हो गए 20 और सही के कितने हैं? 36। तो गलत उत्तरों के आगे आपके लिए -16 अंक। ठीक। अब गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखो कि कुल आए एक टोटल -16 अंक और एक के लिए मिलते हैं -2 अंक। तो ये देखो कि मान लिया ये 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 ऐसे ही। ठीक, इधर प्लस का चलता है। तो एक अंक के लिए -2, एक गलत के लिए -2, 2 के लिए -4, 3 के लिए -6, 4 के लिए -8, 5 के लिए -10, 6 के लिए -12, 7 के लिए -14, 8 के लिए -16। तो इस तरह से बार बार आप क्या कर रहे हो? 2 घटा रहे हो। और बार बार घटाने का मतलब क्या होता है? भाग होता है। बार बार जोड़ना गुणा और बार बार घटाना भाग होता है। तो -16 को हम बार बार क्या घटा रहे हैं? -2 घटा रहे हैं। तो यहां हम -2 से भाग दे देंगे। -16 को -2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, और माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग देंगे तो प्लस में आएगी। तो हम कहेंगे गलत उत्तरों की संख्या जो कितनी थी? 8 थी। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट हो जाता है। और अब आगे हम सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। अब यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे कि 7 सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, क्योंकि दूसरी लड़की जो मोहिनी है उसके कुल अंक आए -5, लेकिन उसके 7 उत्तर सही है। तो हम कहेंगे कि 7 सही उत्तरों के लिए प्राप्तांक, 7 सही उत्तरों के लिए प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? 7 गुणा में 3, क्योंकि 1 के +3 मिलते हैं, 7 ये 21 अंक मिलेंगे। ठीक। और गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक, गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक एक बार ये सेम टू सेम लिखने के बाद हम लिखेंगे कि कुल अंक यहां पर आए -5 और उसमें से आप घटा देंगे कितने? 21। कुल में से सही वाले घटा दिए, गलत वालों के आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -26। ठीक। अब गलत उत्तरों की संख्या, अब क्या लिखेंगे कि गलत उत्तरों की
संख्या। गलत उत्तरों की संख्या। ठीक इसी तरह से लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखा था -26 भाग में -2। जब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग देंगे प्लस 26 को 2 से भाग दिया 13। ओके, तो यहाँ पर मोहिनी के 13 जो उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर है, वो गलत है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, खान कूपक क्या होता है कि जब जमीन के अंदर हम कोई कुआं खोदते हैं या कोई चीज निकालने के लिए, जैसे कोई पेट्रोलियम है या कोई और धातु वगैरह निकालने के लिए कुआं खोदा जाता है, और उस कुएं को हम क्या कहते हैं, खान कूपक कहते हैं। और उत्थापक क्या होता है, आप इसको एक किस्म से ये समझ सकते हैं कि कुआं खोदने की मशीन होती है जिसको हम उत्थापक कहते हैं। तो ये जो मशीन है, ये कुएं के अंदर जो है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाती है, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चली जाएगी। और ये मान लेते हैं भूमि है हमारे यहाँ पर। ठीक, तो कहता है कि भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर, यानी यहाँ 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और चला जाता है -350, यानी 0 से भी मान लेते हैं यहाँ तक -350 है। ठीक, इतना पहुंच जाता है। तो ये 0 हो गया यहाँ पर, और ये ऊपर प्लस का 10 हो गया। यहाँ से शुरू होता है और -350 तक पहुंच जाता है। तो कहता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले तो प्रति मिनट उत्थापक द्वारा तय दूरी, प्रति मिनट उत्थापक द्वारा तय दूरी कितनी होगी, क्योंकि नीचे की ओर जाता है, ये नीचे की ओर जाता है तो तय दूरी माइनस में लेंगे हम, -6 मीटर। और कुल तय दूरी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जहां जाके रुकेगा वो वाली दूरी, उसमें से शुरू वाली घटाई जाती है। तो -360 मीटर जो है ये चलेगा। और समय जो है वो कितना लगेगा। समय के लिए देखो कि यहां पर पहले मिनट में क्या है, 6 मीटर चला, पहले 6 मीटर घटाओ 1 मिनट, फिर 6 मीटर घटाओ 2 मिनट, फिर 6 मीटर घटाओ 3 मिनट। इस तरह से बार बार हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। ठीक, तो बार बार घटाना क्या होता है, भाग होता है। तो सिंपल सी बात है कि समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो समय के ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि कुल तय दूरी भाग में प्रति मिनट उत्थापक द्वारा तय दूरी, प्रति मिनट तय दूरी। कुल तय दूरी होगी -360 और प्रति मिनट तय दूरी होगी -6। तो ये दोनों माइनस का निशान है, तो माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग देंगे प्लस, और 360 को 6 से भाग देंगे 6 के 36। तो ये 360 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 60। तो 60 मिनट का समय जो है यहाँ पर लगेगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा जो समय है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली से पहले एक उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6,
सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि वहां पर सही उत्तर के लिए +3 अंक थे, यहाँ +5 अंक है। ठीक, बाकी उन्हीं लाइनों पर ये सम सोल्व हो जाएगा। बाकी आपकी बुक में ये हल करके भी दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर ना हो तो मुझे कमेंट डाल करके बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। और इसी तरह से ये जो उदाहरण नंबर 7 है, इसको हमने सोल्व करना है। अब देखिए कि इसको हम अपने तरीके से सोल्व करते हैं कि कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपए का लाभ अर्जित करती है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपए की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, तो बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड भी सोल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट पार्ट में की बजाय हम पहले पूरे पे ध्यान देते हैं एक बार कि जो व्यक्ति को लाभ होता है वो प्लस से डिनोट करते हैं कि उसके पास जो आय है वो प्लस में होगी, और अगर हानि होती है तो इसका मतलब उसकी आय माइनस में होगी। उसकी आय क्या होगी? माइनस में। तो हानि जितनी भी होती है वो माइनस की आय होती है, ऋणात्मक आय होती है। ठीक, और लाभ होता है वो धनात्मक आय होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक पेन बेचने पर आय कितनी होगी उसकी? 1 रुपया। ठीक, और एक पेंसिल बेचने पर आय ये होगी उसकी -40 पैसे, तो -0.40 रुपए। ठीक, या 0.4, क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता, हम 0 लगा देते हैं। ठीक, अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि किसी विशिष्ट महीने उसने 5 रुपए की हानि उठाई, यानी उसको -5 रुपए जो है वो आय होगी। ठीक, तो इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। ठीक, तो पहले जो है उसको कितनी आय हुई? पहले पार्ट में -5 रुपए, कुल आय बराबर -5 रुपए। ठीक, और पेनों से आय कितनी हुई भाई? 45 पेन बेचे तो 45 गुणा 1, 45 रुपए हो गए। ठीक, अब पेंसिलों से आय कितनी होगी? अब देखो टोटल इनकम तो किसकी है? पेन प्लस पेंसिलों की है, तो कुल में से पेनों की घटा देते हैं। कुल आय माइनस पेनों की आय। कुल आय तो हो गई -5 रुपए, और इसमें पेनों की आय घटा दी तो 45 और 5 50, -50 रुपए जो है उसकी आय होगी। किससे होगी? पेंसिलों से। तो पेंसिलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो इतने रुपए की आय पेंसिल से और एक पेंसिल से इतनी आई हुई, तो इसको इससे भाग दे देंगे, सीधी सी बात है। तो -50 को हम भाग देंगे -0.4, 0 दशमलव के बाद 0 का कोई रोल नहीं होता। नीचे जगह कम है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी -50 भाग में -0.4। तो इसको माइनस की संख्या को जब माइनस की संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर आता है प्लस में। ठीक,
और अब आपने भाग देना है 50 को 0.4 से भाग देना है। तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो 50 बटे में 0.4 और 50 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाए बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 125 पेंसिलें जो है उसको बेचनी होगी। और अगले महीने उसे न तो लाभ हुआ, सेकंड पार्ट में देखिए, उसको न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। यदि इस महीने उसने 70 पेन बेचे हो तो उसने कुल कितनी पेंसिलें बेची। तो आपने देखिए इसी तरह से लिखना। मैं आपका समय बचाने के लिए इसको ये समझा देता हूँ। अगले महीने उसको न लाभ हुआ न हानि हुई, तो इसका मतलब उसकी कुल आय कितनी है, 0 है। और पेनों से आय कितनी है, 70 पेन बेच दिए, तो आपने इस बार ये इसकी बजाय 70 गुणा में 1 यानी 70 रुपए उसकी आय होगी। पेंसिलों से आय कितनी होगी, इस बार 0 माइनस 70, ठीक, तो कितनी हो जाएगी, माइनस 70 रुपए आय हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और इस बार पेंसिलों की संख्या यानी -70 को 0.4 से भाग दे दो बस। ओके, ठीक उसी तरह से ये सम हमारा हो जाएगा कि 70 बटे 0.4 तो 700 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, 175 पेंसिलें जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने काट के किया है, सेकंड सम किया है आपका थोड़ा समय बचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इसको कर लोगे और आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और आज आपका होमवर्क यही है कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है उदाहरण सहित। ठीक, जल्दी इसका एक टेस्ट जो है मैं आपको दूंगा और वो आप सभी ने वो टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा और वो आप लोगों ने करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।